आचार्य मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं इशू ऑफ शेयर्स की वीडियो। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं कॉर्पोरेट अकाउंट का एक ऐसा चैप्टर जो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके लिए सबसे मेन चैप्टर जो होता है वो होता है इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो आप सही जगह आए हैं। आपको मैं इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा कैसे शेयर्स का प्रोसेस होता है। चलिए फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। तो आप लोग सभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लाइक कीजिए और साथ के साथ कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियो और आगे के चैप्टर की डाल सकूं। जैसा कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमें पता है बीकॉम के एग्ज़ाम में ज़्यादातर जितने भी बच्चे इग्नू से हैं, ड्यू से हैं या अदर स्टेट से हैं, सभी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे एक भी बात कहना चाहूँगा, अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स कर रहे हैं तो यहां से आप देख लीजिए, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे वन बाय वन। अभी मैं इशू ऑफ शेयर्स की डाल रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। चलिए देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम लोग आते हैं इशू ऑफ शेयर्स में क्या चीजें पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर्स में दो चीजें होती है मेनली, एक तो थ्योरी होती है और एक आपका होता है न्यूमेरिकल। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो बात ये करते हैं सर, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में क्या इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, माइनस ही है, लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी को समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा चलेगा वो चलेगा इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम, क्योंकि कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से जो पार और प्रीमियम। फिर दूसरा टॉपिक जो आपका आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वह है आपका परचेज कंसिडरेशन। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आपका तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है कॉल्स इन एडवांस। सो नो डाउट कॉल्स इन एडवांस भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है फॉरफीचर एंड रीइशू। तो फॉरफीचर एंड रीइशू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद हम प्रो राटा करेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्रो राटा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रो राटा प्लस फॉरफीचर प्लस में रीइशू। तो ये तीन टॉपिक होंगे हमारे, तीनों मिलाकर होंगे। तो वन बाय वन सारा समझते हैं। इससे पहले हम एक छोटी सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कंपनी। सबसे पहले आती है कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी कहती है कि हमें फंड चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। तो कंपनी को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा, रिक्वायर्ड फंड, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो अगर बिजनेस आगे हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो नो डाउट इसके लिए हमें फंड चाहिए होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब फंड चाहिए होगा तो यहां पे कंपनी के पास तीन सोर्सेज होते हैं। देयर आर थ्री सोर्सेज। तीन सोर्स होंगे जहां से कंपनी फंड को इकट्ठा करेगी। नो डाउट तीन सोर्सेज जो हमारे होने वाले हैं, ये तीनों सोर्स कौन कौन से हैं वन बाय वन समझते हैं। पहला सोर्स जो हमारा होता है वो होता है इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स और तीसरा होता है टेकिंग लोन। अबे भैया लोन तो बात की बात है, हमें तो पता ही है कि लोन हमें लास्ट में लेना ही है। चलिए उससे पहले हम समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स की बात करें तो शेयर्स दो तरीके के होते हैं बच्चे। एक तो आपका होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। पहले हम प्रेफरेंस की बात करते हैं। जिनको शेयर्स के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, उसको मैं बता दे रहा हूं कि यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर होल्डर जिनको प्रॉफिट होने पे ही डिविडेंड मिलता है और एक फिक्स रेट से मिलता है, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। एज ए ये बाहर की तरह ही होता है, डिवेंचर्स की तरह ही होते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं, लोन पे इंटरेस्ट लेते हैं, बस फर्क कितना होता है, लोन वाले जो होते हैं वो चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन वो तो इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन इनका थोड़ा सा अलग मामला होता है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही इनको डिविडेंड मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स की। तो डिवेंचर्स एक रिटर्न बॉन्ड होता है, रिटर्न बॉन्ड जिसपे लिखा होता है कि मैं आपको हर महीने हर साल इतना इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, एवरी ईयर इंटरेस्ट दूंगा। किसको? डिवेंचर्स होल्डर को। डिवेंचर्स होल्डर वो लोग होते हैं जो डिवेंचर्स को बाय करते हैं,
और जो शेयर्स को बाय करते हैं उन लोगों को हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है डिविडेंड, और वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है। अब बात क्या आती है यहां पर, अगर डिवेंचर्स होल्डर ने आपको लोन दिया, पब्लिक का लोन का मतलब होता है पब्लिक से पैसा उठाना। अगर आपने पब्लिक से पैसा उठा लिया तो नो डाउट कि आपको इंटरेस्ट तो वापस करना, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो। ये एक फिक्स पे होता है जो आपको पे करना है। ये और लोन दोनों में क्या होता है, फिक्स पे, यहां पे भी और यहां पे भी। चलिए, लेकिन यहां पे डिविडेंड के मामले में ऑप्शनल होता है, बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग भी डिस्कस करेंगे किसके बारे में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बेसिक से लूंगा। समझ लो, एक दो फ्रेंड है, राजू और राहुल। अब ये दो चाहते हैं कि हमें कहीं से किसी कंपनी के शेयर्स मिल जाए। हम कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, हम भी मालिक बनना चाहते हैं, हमारे सपने हैं कि हम भी मालिक बने, लेकिन हमारे पास पैसा उतना है नहीं। तो इनको एक इंसान ने सजेस्ट किया, जैसे कि मैं हूं, मैंने ही सजेस्ट किया, अगर आपको मालिक ही बनना है तो आप क्या करो, किसी कंपनी में पैसा लगा लो, उनके शेयर्स खरीद लो। तो इन्होंने पूछा शेयर्स क्या होता है। मैंने कहा अरे भाई, शेयर्स का मतलब ये होता है अगर मिलकर कहीं पैसा लगाया है, जितनी परसेंटेज के लिए उतनी परसेंटेज का मालिक बनाया जाता है, वही शेयर्स होता है। तो कह रहे ओहो ऐसा होता है, हाँ कहते नहीं, हमारा शेयर इतना है, 20% है, 40% है, यानी 40% वैल्यू एनपी की है। सेम ऐसी कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, उसमें से आप जितना भी अमाउंट पे करोगे, आप उतने के लिए ओनर होंगे, जितने की कंपनी के आप शेयर्स खरीद लोगे। चलिए, अब ये दोनों फ्रेंड्स कहते हैं टाटा कंपनी के हमको शेयर खरीदने हैं। अब इनको कुछ पता नहीं होता, इनको बस दिमाग में होता है शेयर खरीदना है। शेयर्स खरीदने के लिए ये सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी के पास जाते हैं। तो कंपनी इनको कहते हो भाई सुन, कंपनी के पास जाने से अच्छा मार्केट में जा, मार्केट में इनका एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, वहां से कंपनी के बारे में स्टडी कर, पहले हमारी कंपनी के बारे में पढ़, तुझे लगता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना अच्छा है तो लगाइयो, वरना मत लगाइयो। तो इससे पहले क्या करना है, वो कंपनी के फर्स्ट दे हैव टू स्टडी अबाउट कंपनी एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये है, पहले वो कंपनी के बारे में समझेंगे, प्रोफाइल को पढ़ेंगे, और उनकी अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, यानी उनके बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कितना पैसा वापस देना है लोगों को, ये सारी चीजें देखी जाएगी। इसे फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देन दे हैव टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। जब उन्हें लगेगा हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से रन कर रही है, फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हम अब इस कंपनी में पैसे लगा दे। चलिए आगे चलते हैं। फॉर ऑल टू रीड टू प्रोस्पेक्टस फर्स्ट। प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ लिया, हाँ जी मैंने प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा, ऐसा है आपको, अगर राजू और राहुल सुन लो मेरी बात, अगर आप लोगों को शेयर्स खरीदना है ना, तो पहला स्टेप क्या है, देखिए पहला स्टेप ये है कि आपको उतने शेयर की वैल्यू के लिए जितनी की शेयर खरीदना, उसकी एक इंस्टॉलमेंट जमा करानी है। या तो एक इंस्टॉलमेंट जमा करा दो, एडवांस मनी जमा करा दो, या तो पूरी की पूरी अमाउंट जमा करा दो। दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक सम पार्ट एडवांस की फॉर्म में, या तो पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट, पूरी अमाउंट जमा करा देते हैं। तो पहले हमने क्या किया, पैसे अप्लाई किया। अप्लाई का मतलब हमें शेयर चाहिए भाई, हमने अप्लाई कर दिया, ये एडवांस है, रखो। सेकंड स्टेप क्या होगा, कंपनी फिर उनको शेयर अलॉट करेगी। अब अलॉट जिन्होंने पूरे पैसे दिया उनको तो पूरे शेयर दे देगी, लेकिन जिन्होंने और पूरे शेयर देके पूरे पैसे जो दिए हैं पूरे शेयर दे देगी, खत्म, बात खत्म। अगर मान लो 12,000 रुपए दिए, 10,000 के शेयर कंपनी दे रही है, तो 2,000 रुपए वापस कर देगी। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाए हैं, तो इंस्टॉलमेंट पे क्या करेगी, उतनी अमाउंट बिजनेस का लगा देगी, उतनी इंस्टॉलमेंट बिजनेस में लगा देगी, उतने के लिए उसको मालिक बना देगी, बाकी के लिए ओनरशिप तब देगी जब वो बाकी की इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। चलिए तीसरा क्या है, इफ एनी इंस्टॉलमेंट देन कंपनी अप्लाई सम प्रोसेस विद सेकंड स्टेप। ठीक है, उसके बाद वो और फॉलो करेगी और पैसे मंगाएगी। कैसे मंगाएगी चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। वन बाय वन पैसा मंगाएगी और फिर उनको उतने का मालिक बनाती जाएगी धीरे धीरे।
अब कंपनी क्या कहती है, यहाँ पे 3 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन क्या होती है कि कंपनी में लोगों ने अप्लाई जो किया है, देखिए जरा, कंपनी में शेयर के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया, मान लो सपोज पब्लिक अप्लाई करती है 10,000 शेयर के लिए और कंपनी उनको 10,000 शेयर दे रही है, तो इसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि पूरे के लिए अप्लाई किए, पूरे शेयर्स मिल गए। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि पब्लिक ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर दे रही है, तो यार यहां तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया है, ज्यादा एप्लीकेशन, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहती हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने का आया है सर? 2,000 रुपए का आया है, नो डाउट 2,000 का आया है, तो 2,000 रुपीज वापस कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं वापस करने चाहिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो इस कंडीशन में शेयर के पैसे वापस नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2,000 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा आ रखे हैं, तो कंपनी कहेगी सुन ले मेरी बात, अगर तू चाहता है कि पैसे वापस चाहिए तुझे, तो पूरे पैसे वापस ले ले, और अगर तू चाहता है कि कुछ पैसा वापस करके, कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे जिनको एक भी शेयर नहीं मिलेंगे, नो डाउट जिनको एक भी शेयर नहीं मिले उनके पूरे पैसे वापस होंगे। लेकिन अगर किसी को थोड़े भी शेयर्स मिले हैं तो उस कंडीशन में उसके पैसे एडवांस की फॉर्म में रख लिए जाएंगे, अगली इंस्टॉलमेंट है उतना एडजस्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं। अगर मान लो कंपनी ये कह रही है कि भाई ऐसा हुआ कि यहां पर 8,000 शेयर आए, 8,000 शेयर आए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और कंपनी ने लॉट कितने किए? 10,000 किए। तो नो डाउट यहाँ पे 2,000 शेयर जो है वो अंडर है। तो इस केस में क्या करेंगे, वो कंपनी क्या करेगी, जितने अप्लाइड है उसी को लॉट मान लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी बेशक 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, लेकिन लोगों ने 8,000 के लिए अप्लाई किया है तो उन्हें तो 8,000 ही मिलने हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। अगर हम इशू प्राइस देखें तो इशू प्राइस 2 तरीके के होते हैं, या तो बार के या तो प्रीमियम के। पहले फेस वैल्यू समझ लेते हैं। फेस वैल्यू एक वैल्यू लेके चलते हैं। फेस वैल्यू जैसे कॉस्ट प्राइस होती है किसी चीज की, ठीक है, तो कई कंपनी कॉस्ट पे ही चीजें बेच देती है तो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, फेस वैल्यू पार कहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट पे बेचती है तो उसे प्रीमियम कहते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। तो फेस वैल्यू का मतलब है कि आपको ओनर कितने का बनाया जाएगा, ठीक है, आपको मालिक कितने का बनाया जा रहा है बिजनेस में, वो होती है फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू 100 रुपीज है और क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर ये पार का मतलब क्या होता है, इक्वल टू फेस वैल्यू। इसका मतलब जितना आपसे पैसा लेंगे उतने का आपको ओनर बनाएंगे, जितना आपसे पैसा लिया जाएगा उतने का आपको ओनर बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पैसा लिया जाता है एक्सेस द फेस वैल्यू, इसे प्रीमियम कहते हैं। यानी आपसे 100 रुपए 110 लिए जा रहे हैं, मालिक आपको सिर्फ 100 रुपए का बनाया जा रहा है, तो 100 रुपीज का आपको ओनर बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब प्रीमियम है। ज्यादा पैसे लेके कम का ओनर बना रहे, कंपनी अपना प्रॉफिट लेके चलेगी 10 रुपए का। वो कंपनियां होती है जिनकी वैल्यू शेयर्स की ज्यादा होती है। आगे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स का कलेक्शन 2 तरीके से होगा, या तो लमसम पेमेंट हो जाएगा, लमसम का मतलब है एक बार में ही सारा पैसा देके छुटकारा, या तो इंस्टॉलमेंट में होगा। और इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। तो हम लोग इंस्टॉलमेंट की जब बात करेंगे तो इंस्टॉलमेंट जो होता है यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट होते हैं। एक इंस्टॉलमेंट जो आपका होता है वो होता है एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और फिर क्या था, थर्ड एंड फाइनल कॉल। अब इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इशू ऑफ शेयर्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाली है वो चाहे वो फुल सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो ओवर हो, चाहे वो अंडर हो, तीनों में कैसे करेंगे। तीनों में हमने पार की सिचुएशन ले ली। पार की सिचुएशन पहले इंस्टॉलमेंट वाली लेते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि हम पैसा एक साथ नहीं दे सकते भैया, हम शेयर्स को खरीदेंगे लेकिन इंस्टॉलमेंट में। कंपनी कहती कोई बात नहीं, गरीब आदमी ले ले। अब ऐसे गरीब इंसान से ये कंपनी कहेगी ठीक है तूने पहले पैसे जमा कराएगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, याद है रूल्स, याद है जनरल एंट्री के वर्ड्स कम्स इन,
तो बैंक के पास पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और जिसने जमा कराया है वो एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट किसके लिए? शेयर के लिए। तो शेयर एप्लीकेंट के नाम के आगे क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं तो इनका नाम नहीं लिख सकते, इसलिए एप्लीकेशन वालों का नाम लिख देंगे। ये लोग होते हैं गिवर। गिवर का मतलब है इन्होंने अभी पैसा दिया है, और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहाँ पे जितने अप्लाइड शेयर है इनटू में एप्लीकेशन मनी, अप्लाइड शेयर इनटू में एप्लीकेशन मनी कर देंगे। ठीक है, जितने शेयर के लोगों ने अप्लाई किया और उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अगर मान लो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट का मतलब ये है, फर्स्ट वाली एंट्री जो है एक बार और देख लीजिए। फर्स्ट वाली एंट्री क्या कहता है कि हमारे सामने बात ये होती है कि पहले क्या होता है, एप्लीकेंट अपने पैसे को जमा कराता है। वो कहता है कि मुझे इतने शेयर चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, तुझे इतने शेयर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुझे तेरे शेयर्स मिल जाएंगे, तूने जितने के लिए अप्लाई किया वो पैसे हमें जमा करा दे। तो कंपनी के पास जब वो पैसे जमा कराएगा तो एप्लीकेंट शेयर, अप्लाइड शेयर, और इनटू में क्या कर देंगे हम लोग? अप्लाइड मनी कर देंगे। अब कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो व्हाट्स कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, और जो गिवर है वो शेयर एप्लीकेंट है, तो शेयर एप्लीकेंट गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। जो उसने पैसे दिए हैं उसे कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी या अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में लगा देगी, तो जितना पार्ट उसने दिया उतना ही लगाएगी। बात यह सर, अगर मान लो कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और सामने वाले ने 12,000 दे रखे हैं, तब क्या होगा? अगर 12,000 दे रखे हैं, 2,000 तो एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर 2,000 उसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो कंपनी सिर्फ 10,000 ही लगाएगी जितना दे रही है। तो जितनी वैल्यू यानी अलॉटेड शेयर, जितने शेयर अलॉट करेगी कंपनी, कंपनी का कहना है जितने मैं शेयर अलॉट कर रही हूँ, ठीक है, मैं जितना शेयर उसको दूंगी, इनटू में फेस वैल्यू वो होती है जितने का ओनर बनाया जाता है, उतने पैसे उसके बिजनेस में लगा दूंगी। ठीक है, ये पैसा उसके पास से आया था। ठीक है, ये पैसा उसके पास से आया था और इतना पैसा मैंने लगा दिया। मान लो कि 12,000 रुपये पैसे आए। ठीक है, कंपनी ने 10,000 रुपये ही, 10,000 की वैल्यू का उसको ओनर बनाया, 10,000 रुपये ही, 10,000 शेयर ही दिए, तो ये 2,000 शेयर के पैसे इसको वापस करने पड़ेंगे, फेस वैल्यू पे ही है। पार का केस है, पार का मतलब ये होता है जितने पैसे लेंगे उतने का ही ओनर बनाएंगे, यानी 10 पैसे लिए तो 10 का ही ओनर बनाएंगे। तो सर 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा ले रखे हैं, कोई बात नहीं, 1,000 रुपये तू क्या कर, एडजस्ट कर ले, अगली इंस्टॉलमेंट में मत दियो उतना, और 1,000 रुपये जिनको कुछ भी नहीं मिला उनके पैसे वापस कर दिए कंपनी ने, वो सब बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। जिस कॉल मनी पे एडजस्ट होना है वो शेयर अलॉटमेंट है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट नाम लिख देंगे उस कॉल मनी का। फर्स्ट कॉल भी आ सकता है अगर क्वेश्चन कहेगा तो। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगला जो है फर्स्ट और सेकंड जो एंट्री होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। थर्ड और फोर्थ में, फिफ्थ और सिक्स्थ में, सेवंथ और एट्थ में सारी एंट्री सेम होती है, यानी पहले पैसे बोला जाता है, हाँ भाई ये तेरे इतने पैसे ड्यू हो रहे हैं, फटाफट जमा करा दे, और फिर उसके बाद उससे पैसा लिया जाता है। अब जब उसको ड्यू किया जाएगा तो वो बन जाएगा डेटर। डेटर का मतलब ये होता है कि तुझे पैसा देना है भैया, तुझे पैसा देना है, तो तू बन रहा है डेटर। डेटर ऑलवेज डेबिट होता है। डेटर क्योंकि असेट्स होते हैं इसलिए डेटर क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा। तो डेटर है भैया तू इतने का, चाहे वो अलॉटमेंट मनी हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड कॉल हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो ये इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट में सब में एंट्री सेम ही होती है, सिर्फ नाम चेंज होते हैं। अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल वाली है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वाली है तो सेकंड कॉल, और थर्ड कॉल वाली है तो थर्ड कॉल। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे भैया सुन ले, तू डेटर है इतने का, और तुझे इतने का पैसा तेरा बिजनेस में हमने लगा दिया, इतना पैसा हमने लगा दिया। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट शेयर में, तो उनके पैसे जो लगा दिए जाते, किस पे? फेस वैल्यू पे। ठीक है, अब उससे पैसे मंगाए तो वो पैसा देगा, जब वो पैसा देगा तो जाहिर सी बात है वो फिर उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? गिवर। क्या बन जाएगा? गिवर। तो गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है।
गिवर हमेशा क्रेडिट होगा। और दूसरा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो अलॉटमेंट, कुछ भी हो। ठीक है, बात आती है सर यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे। यहाँ पे अमाउंट वो लिखनी है, टोटल अमाउंट जो है ऊपर लिखी हुई है, जैसे कि फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी बन रही है, ये जो अमाउंट है ये देखी जाएगी। इस अमाउंट में से जितना एक्सेस है, एक्सेस का मतलब स्टार्टिंग में ही हमने एक्सेस एडजस्ट किया था, एडवांस जो एक्स्ट्रा पैसा था वो रख लिया था, तो उसको माइनस करेंगे। और अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, डूब गए, कॉल्स इन एरियर्स है जिसे कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, आगे समझेंगे, उसे भी माइनस कर देंगे। बात की बात है, बात आगे समझेंगे। चलिए, ये सब होने के बाद अब आगे हम लोग समझते हैं लमसम। लमसम वाले में क्या एंट्री करने वाले हैं। बेटा लमसम वाले में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लमसम का मतलब होता है एक सिंगल पेमेंट। सिंगल पेमेंट का मतलब एक बार में सारा पेमेंट दे देना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक साथ ही मिल जाती है, यानी अप्लाई किया वो भी पैसा और जो शेयर अलॉट करेंगे उसका भी पैसा, दोनों एक साथ दे दिया। तो कंपनी के पास व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, पैसा आ गया। और जिससे आया वो क्या बन गया, गिवर। तो गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये तो आपको पता ही है, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। तो भैया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तरीका वही है, अप्लाइड शेयर इनटू में अप्लाइड एंड अलॉटमेंट मनी जितनी भी होगी वो ले ली जाएगी। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम उस पैसे को एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब ये बंदा क्या बनने वाला, रिसीवर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, रिसीवर, क्योंकि पहले क्या था गिवर, अब बनेगा रिसीवर। किस चीज का, चलिए देखते हैं। अब इसको उतने का ओनर बनाएंगे, शेयर कैपिटल, इसका पैसा बिजनेस में लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में लगाया जाएगा, तो बिजनेस में लगाने के बाद देखा जाएगा कि भैया चल ठीक है, तेरा पैसा बिजनेस में लग रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट के नाम से अगर पैसा मान लो ज़्यादा आ गया है तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो कंपनी के पास तूने 12,000 शेयर पैसे जमा कराए और कंपनी ने तुझे 10,000 दे दिए, अब 2,000 का ऑप्शन नहीं है कि तू एडजस्ट कर पाए एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि ये एक साथ पैसे मंगाए गए, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बची है। और जब इंस्टॉलमेंट ना बचे तो बेटा ऐसा है, फिर तो उस कंडीशन में तेरे को 2,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। आई बात समझ में। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर प्रीमियम की बात होती है, प्रीमियम कंपनी के लिए एक प्रॉफिट होता है। प्रीमियम जो होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कंपनी का ये प्रॉफिट होता है, कंपनी से एडजस्ट करती है, हमेशा क्रेडिट ही करेगी। डेबिट कब करेगी, जब वो प्रॉफिट डूब जाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए क्रेडिट होगा। चलिए देखते हैं, जहां पे पैसा एडजस्ट होगा वहीं पे वो क्रेडिट होगा। अब देखते हैं, पहले एंट्री देखते हैं। पहले एंट्री क्या है, पहले हम लोग लमसम समझते हैं। प्रीमियम वाले में लमसम समझेंगे पहले। लमसम का मतलब होता है एक साथ पैसा मंगाना। तो लमसम वाले में हम लोग क्या एंट्री करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक साथ रिसीव कर ली। लेट सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 100 शेयर से 100 शेयर्स और 110 रुपये प्राइस था, तो 11,000 रुपये आ गए कंपनी के पास। ठीक है, कंपनी ने 11,000 रुपये मंगाए, लेकिन यहाँ पे 110 रुपये में आपको दिखाई दे रहा होगा 100 रुपये तो फेस वैल्यू के हैं और 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी, वो है प्रीमियम के। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, फिर कंपनी क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देगी, जो 11,000 रुपये लिए गए हैं। जो यहाँ पे गिवर हुआ था वही अब रिसीवर होएगा। पहले गिवर और फिर रिसीवर, गिवर और अब बनेगा रिसीवर। तो रिसीवर तो डेबिट हो जाएगा और जितने के लिए उसको ओनर बनाया जाएगा वो क्रेडिट कर देंगे अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज़ के लिए। और 10 रुपये प्रीमियम है, यानी प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट किस नाम से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से 1000। क्लियर है यहाँ तक। ये होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं इन इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट की अगर बात की जाए तो इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, तो एप्लीकेशन मनी में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, गिवर। तो गिवर बनेगा तो गिवर ऑलवेज क्रेडिट, और पैसे कंपनी के पास आएंगे तो 11,000 रुपये डेबिट कर देंगे। आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जल्दी अच्छे से समझ में आएगा।
अब इसको जरा ध्यान से समझना, यहीं पे सारा खेल है। कंपनी ने पैसा कितने, पब्लिक ने कितना पैसा दिया है, 11,000 पे। तो गिवर जो था वो अब बनेगा रिसीवर। किस चीज के लिए, शेयर्स के लिए। कितने के लिए अप्लाई किया है, कितना दिया जा रहा है, उसको कंपनी अलॉट करती है शेयर कैपिटल 100 रुपीज के हिसाब से। जाहिर सी बात है, फेस वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज होगा, ठीक है। तो 100 रुपीज के हिसाब से लेंगे, 800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो 80,000 आएगा। ये गलती से 88,000 ले लिया गया, ठीक है। 80,000 है, ठीक है। तो 80,000 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो 80,000 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 80,000 में यहाँ पे 80,000 कर लीजिएगा, ये जो अमाउंट है ये है 80,000, ठीक है। 80,000। अब क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 10 रुपए का। सर 10 रुपए का प्रीमियम है, यानी उसको सिर्फ 800 शेयर दिए गए थे। 1000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किए, 900 शेयर के लिए, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किए, यानी 200 शेयर के पैसे अभी भी कंपनी ने अपने पास रख रखे हैं। 800 शेयर की, अगर उसने 800 शेयर कंपनी दे रही है, 800 शेयर दे रही है, 800 शेयर, तो 100 रुपए के हिसाब से इतना हो गया। और 10 रुपए का प्रॉफिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ग्रेड कर देंगे, 10 रुपए का 8,000 हो जाएगा। लेकिन जो 100 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा रख रखी है, उसमें से 100 शेयर एडजस्ट कर लेती है एक्सेस की फॉर्म में, अलॉटमेंट पे कहती है अगली बार जब कॉल आएगी तब मत देना। और बाकी का 100 शेयर का पैसा 110 रुपए के हिसाब से जो लिया था उतना पैसा वापस कर देती है। बोलो यहां तक समझ में आया। अब ये होने के बाद हम लोग आते हैं अगली एंट्री, जो हमें हमारी फेवरेट है, जो हम सभी जानते हैं कि इसकी की तो एंट्री सेम ही होनी है, ठीक है। जो अगली एंट्री है वो है फर्स्ट को अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो हम लोग समझते हैं इसको। शेयर अलॉटमेंट वही वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल जो भी है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 800 इंटू में 110 कर दो, 88,000 रुपये, 100 रुपये फेस वैल्यू के, 10 रुपये प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल के साथ हमेशा क्रेडिट होगा, ये हमेशा याद रखना। आगे चलते हैं। अब पैसे रिसीव करेंगे, तो पैसे रिसीव करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देंगे। ये गिवर बन गया, पहले डेटर बना था, यहाँ पे डेटर बना था, पैसे देने थे इसको 88,000, अब गिवर बनेगा। लेकिन गिवर बनते वक्त कहेगा 88,000 देने हैं, लेकिन मैंने आप सभी को 11,000 रुपये ऊपर जो दे रखे हैं वो एडजस्ट नहीं करोगे। हमने कहा हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 11,000 पे, तो माइनस कर देंगे 11,000, तो टोटल कितने पैसे कंपनी को पे होते हैं, 77,000 रिसीव करेगी कंपनी। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो अगर करना चाहो तो, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है परचेज कंसिडरेशन। इसको चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। अब हम लोग स्टार्ट करने वाली हैं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, परचेज कंसिडरेशन जो होता है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग असेट्स को परचेज करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, अगर कोई कंपनी एसेट्स को परचेज कर रही है कहीं से भी, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स है, ये गलती से ए लिखी है, तो सन्ड्री एसेट्स अगर परचेज करती है सन्ड्री, ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स जब परचेज करेगी तो उस केस में एसेट्स कम्स इन, एसेट्स आएगा तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जिस बंदे से खरीदे उसे वेंडर कहते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट्स ले लेंगे यहाँ पे। जिस बंदे से कहते हैं उसे वेंडर कहते हैं, तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गिवर है। इस टाइम के लिए वो क्या बन गया है, गिवर, और जो गिवर होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। अगर मान लो कि आप असेट्स की जगह, लेट्स सपोज आप असेट्स की जगह यहां पर पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेते हो, अगर आपने पूरा कंप्लीट बिजनेस ही परचेज कर लिया तो उस केस में क्या होगा, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। वहां पे सन्ड्री असेट्स अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, नो डाउट असेट्स आ रही है, लेकिन बिजनेस कहता है कि असेट्स के साथ लायबिलिटी भी आती है।
लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो उस पर कर्जा भी तो होगा। तो कर्जा जब होगा तो कर्जे को माइनस कर दो ना। जैसे कि मान लो आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है 100 करोड़ की और 20 करोड़ आपको कर्जा वापस करना है उस कंपनी को। तो कंपनी जब बिक जाएगी तो जो खरीदेगा उसको देना पड़ेगा ना। तो जो बिजनेस परचेस करेगा वो बंदा कहता है ठीक है 20 करोड़ तो मुझे वापस करने हैं, तो तुझे कितने पैसे के चाहिए? तो वो कहता है मुझे 70 करोड़ रुपए दे दो, 90 करोड़ रुपए दे दो। हमने उससे बोला भाई तू 90 करोड़ किस बात के मांग रहा है, ये तो बता दे। अगर 100 में से 20 जाएगा तो 80 करोड़ बचेंगे, 80 करोड़ रुपीज बचेंगे। तू 90 करोड़ मांग रहा है। तो वो कह रहा है तू मेरे बिजनेस का नाम यूज करेगा? मैंने कहा हाँ जरूर करूंगा, तभी तो खरीदा है। तेरे बिजनेस का थोड़ा बहुत नाम चलता है यार, इसी नाम से चलाऊंगा। अगर नया नाम रखूंगा तो उसमें गुडविल बनानी पड़ेगी। तो कहता है वही 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 भाई, वही गुडविल, जो गुडविल कह रहा है ना, जिसकी वजह से तो प्रॉफिट कमाया, उसके 10 करोड़ में एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। ये तो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 100 करोड़, 10 करोड़ मैं गुडविल के मांग रहा हूँ। तो बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे डाल देंगे 10 करोड़। लेकिन अगर मान लो वो आपसे 90 की जगह कहे नहीं मुझे सिर्फ 70 करोड़ ही दे दो, और आप उसकी गुडविल को यूज नहीं करते हो, मैंने कहा नहीं, हाँ नहीं करता गुडविल। अगर आप उसका नाम भी यूज नहीं कर रहे हो फिर भी वो आपसे 70 करोड़ ही मांग रहा है, 80 मांगना चाहिए। तो फिर उसका कहने का मतलब ये है कि 10 करोड़ की लायबिलिटी है या कुछ खर्चे हैं जो हम भूल गए हैं, वो हो सकता है फ्यूचर में आपको देने पड़ जाए। तो उसके लिए एक रिजर्व बना लो जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व। 10 करोड़ रुपए डाल लो इसमें, ठीक है। अगर ऊपर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो आप गुडविल लिखना, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। चलिए ये सब होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है, जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा, अगर मान लो अब इतना लंबा चौड़ा बिजनेस परचेज किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बिजनेस के बदले में पैसा तो पे करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही करना पड़े। तो ये जो वेंडर को अमाउंट पे करनी है ना, ये वाली अमाउंट जो पे करनी है, ये अमाउंट, इस अमाउंट के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। तो ये अमाउंट कौन पे करेगा? वेंडर को पे करना है। कौन पे करेगा? भाई जिसने परचेज किया बिजनेस, चाहे वो बिजनेस खरीदे चाहे वो असेट्स खरीदे। तो वो पैसा या तो कैश में पे कर सकता है। देखिए अगर उसको पैसा पे करना होगा ना, अमाउंट पे करनी होगी, तो वो तो कैश में पे करेगा, या तो चेक के थ्रू करेगा, या तो बिल्स पे कर देगा, बिल ड्रॉ कर देगा, या तो कोई ड्राफ्ट के थ्रू पे कर देगा, वो भी बैंक के थ्रू ही होता है। अगर मान लो पार्टली पेमेंट कर रहा है, लेट सपोज अगर वो पार्टली पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पार्टली पे कर रहा है तो पार्ट अमाउंट कुछ कैश में पे कर देता है, तो वेंडर यानी रिसीवर हो गया। ये बंदा रिसीवर है तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है, तो इसको पैसा पे कर रहे हैं तो रिसीवर हो गया। और कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो टू कैश, अगर चेक के थ्रू जा रहा है तो बैंक या ड्राफ्ट के थ्रू, या बिल्स पे कर रहा है तो बिल्स पेबल लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, चलो ठीक है, जो पैसा था कुछ पैसा पे कर दिया, कुछ पैसा बचा हुआ है वो हम शेयर इशू कर देते हैं उसके बदले में। उन पैसों के बदले में क्या करते हैं, शेयर इशू कर देते हैं रिमेनिंग अमाउंट के बदले में। अब पहले तो हम शेयर इशू करते हैं पार पे, एट पार पे। देखिए जब पहला जो हमारा वो आता है पार, इसको हम पार लिख सकते हैं, एट पार पे। तो पार, ठीक है। तो पार पे इशू करेंगे, तो पार पे इशू करेंगे तो वेंडर यानी वेंडर इज द रिसीवर, तो वेंडर रिसीवर हो जाएगा। रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है, तो रिसीवर को हम लोग डेबिट कर देंगे। दूसरा उसका पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, तो बिजनेस में जब पैसा लगता है तो कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल ऑलवेज क्रिएट होती है जब बढ़ती है, तो कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देंगे। शेयर्स है तो शेयर्स कैपिटल लगा देंगे। इसको निकालने का तरीका ये है, ये शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या आती है, NIUS, नंबर ऑफ इशू शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू कर दो। नंबर ऑफ इशू शेयर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा। लेकिन अगर मान लो पार की जगह प्रीमियम पे किया है, इसका मतलब ये है कि उस वेंडर को मान के चलो 20 करोड़ रुपए देने हैं, सपोज 20 करोड़ रुपए देने हैं, हम उसको 15 करोड़ ही देते हैं, 15 करोड़ के शेयर ही देते हैं, क्योंकि कंपनी के जो शेयर ना बहुत अच्छी कंपनी के हैं, इन पे डिविडेंड बहुत मिलता है। तो 15 करोड़ के बदले में, मतलब 20 करोड़ के बदले में वो 15 करोड़ रुपए के शेयर दे देता है, और 5 करोड़ रुपए अपना प्रॉफिट रख लेता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट होता है, ठीक है। तो NIUS इंटू में फेस वैल्यू,
NIOS इंटू में सिक्योरिटी प्रीमियम वैल्यू। NIOS निकालने का तरीका क्या होता है? NINOIS निकालने का तरीका ये होता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ना उसको ले लो, रिमेनिंग अमाउंट को ऊपर ले लो, जो बचा पैसा यानी 20 रुपये, और डिवाइड बाय में इशू प्राइस कर दो, इशूड वैल्यू कर दो। जो इशू वैल्यू है वो भी 20 रुपये ही है। ठीक है, आ जाएगा नंबर ऑफ इशू शेयर्स। पार पे है तो पार ले लेना, प्रीमियम है तो प्रीमियम ले लेना। अब आता है कॉल्स इन एरियस एंड एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस एंड एडवांस। ये माइनर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसके लिए एक पीडीएफ समझते हैं। इस पीडीएफ को देखिए जरा आप लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मैं पहले चलता हूँ, कॉल्स इन एरियस का मतलब क्या होता है, पहले कॉल्स इन एरियस को समझते हैं बच्चे। When any shareholder fail to pay the amount due on call on the due date, the amount unpaid is called calls in arrears। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा देना भूल गया, देना दिया नहीं है उसने, अभी तक भूला नहीं है, अभी तक पैसे पे नहीं किए, एक इंस्टॉलमेंट कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया और हमने उससे बोला कि दे 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 नहीं दिया, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने अमाउंट ड्यू होने से पहले, अमाउंट ड्यू का मतलब है पैसा भी देना था, उससे पहले ही पैसा पे कर देता है, एडवांस दे देता है, तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आप पैसा नहीं दोगे टाइम पे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, जितना टाइम बर्बाद करोगे। और अगर आप एडवांस दे दोगे तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले पैसा दे रखा है, उसके बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। और अगर आप पैसा नहीं दोगे टाइम पे तो आपसे इंटरेस्ट ले भी लेगी। तो इसी को कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। चलिए आप समझते हैं इसको। जैसे व्हेन अ शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन एनी कॉल बाय ड्यू डेट, द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन एरियर्स। इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। देखो अगर कोई अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स है तो वो असेट्स नेचर की होती है। असेट्स का मतलब है आने वाले टाइम में कभी ना करंट असेट्स नेचर की होती है। करंट असेट्स होती नहीं है, लेकिन इसका नेचर जो होता है, नेचर ऑफ करंट असेट्स, नेचर ऑफ करंट असेट्स होती है। इसका नेचर जो होता है वो करंट असेट्स का होता है, ये याद रखना। होती नहीं है लेकिन नेचर होता है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं कि आने वाले टाइम में पैसा मिल जाएगा। और जिस शेयर कॉल मनी पे नहीं मिली है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। गिवर कितने के लिए, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट के लिए, तो क्रेडिटर बना देंगे। क्रेडिटर का मतलब ये है कि देना है भाई, तेरे को पैसा अभी दिया नहीं है तूने, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं करना, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट रखना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट जो हो रहा है वो कंपनी के लिए क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, कंपनी को मिलेगा ना, ठीक है। और अगर मान लो दोनों पैसा मिल गया, जो पैसा पहले पेंडिंग था कॉल्स इन एरियर्स का और कॉल्स इन एरियर्स इंटरेस्ट का, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि असेट्स अब खत्म हो गई है, असेट जब खत्म होती है तो डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट कर देंगे। और इंटरेस्ट मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। और अगर मान लो व्हेन एरियर्स इज रिटर्न ऑफ, सपोज मान लो पैसा नहीं मिला, पहले कॉल्स इन एरियर्स था तो टू शेयर कैपिटल करेंगे, और तो नहीं मिला तो ये कर देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ये देख लेना। अब सीधा आ जाते हैं कॉल्स इन एडवांस पे। तो एडवांस वाला भी टॉपिक आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता। मैं इसकी डायरेक्ट एंट्री बता दूंगा, ठीक है। चलिए जब आएगा तब करवा देंगे। अब आता है फोर फीचर एंड रीइश्यू शेयर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कैसे क्या है, एक एक एंट्री को अच्छे से समझेंगे, फोर फीचर एंड रेशियो और प्लस में प्रोराटा भी, ठीक है। चलिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फोर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा है कि हम उन शेयरों को फॉरफिट करेंगे जब हमने बहुत दिन हो गए बोलते बोलते ये भाई पैसे दे दो, कुछ इंस्टॉलमेंट थी जो पे हो गई और कुछ इंस्टॉलमेंट बची हुई थी, तो हमने शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट किया कि आप जो बची हुई इंस्टॉलमेंट है उसको पे कर दीजिए।
अब शेयर होल्डर इतना लापरवाह था, जिसने शेयर ले रखा था, उसने सोचा कि चलो यार क्या ही फायदा, 70% वैल्यू पे कर दी है, बाद में पे कर देंगे, या छोड़ो ना, क्या ही करना है, मालिक तो बन ही चुके हैं 70% का। लेकिन कंपनी एक्ट के हिसाब से ये रूल बनाए गए हैं, जब तक कंपनी का आप पूरे शेयर का पैसा नहीं दे दोगे तब तक आप फाइनली ओनर नहीं बन पाओगे। और अगर आप फाइनली ओनर नहीं बने और इंस्टॉलमेंट आपने डिले कर दी, नहीं दी, डिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ टाइम के बाद पे कर दीजिए, लेकिन अगर आप पे ही नहीं करते हो तो उस केस में वो 70% की जो ओनरशिप दी गई है वो हटा दी जाएगी। चलिए, और कंपनी को जो 70% वैल्यू आएगी वो कंपनी के लिए प्रॉफिट मान लिया जाएगा, और उस प्रॉफिट को फॉरफिटेड शेयर के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। चलिए, अगर मान के चलते हम फॉरफिट करें शेयर को, तो फॉरफिट ऑफ शेयर्स पे हम आते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पे आते हैं। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो है वो आपका पहले देख लेते हैं पार पे। पार पे होगा तो सिंपल सी बात है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कंपनी में आपके पैसे अभी तक मान के चलो कि 100 रुपए लगाए गए थे कंपनी में। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है 100 रुपए आपके बिजनेस में लग गए थे। अब 70 रुपीज आपने पे कर दिए, तो 70 रुपीज कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, वापस ले लिए, कब्जे में ले लिए, क्योंकि आपने पैसे पे नहीं किए। तो कंपनी के लिए तो प्रॉफिट इनकम होता है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। और जितना पैसा हमने माना था ये हमारी असेट्स है, असेट्स, करंट असेट्स है नेचर की, कॉल से नीड्स से हमने डेबिट किया होगा पहले। ऊपर स्टार्टिंग में पहले क्या करते हैं, डेबिट करते हैं अगर पैसे नहीं मिले होते तो, कॉल से नीड्स के नाम से। लेकिन अब जब कंफर्म हो गया अब नहीं मिलने वाले, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिर क्रेडिट कर देंगे कि ये हमारी एसेट्स खत्म हो चुकी है। कितने की, 30 रुपीज की। चलिए, अब कॉल से इनर्स के अंदर कुछ भी आ सकते हैं, कोई भी कॉल मनी आ सकते हैं, किसी भी कॉल मनी में पैसा हो सकता है। जैसे कि मान लो उसने पैसा अलॉटमेंट पे नहीं दिया तो शेयर अलॉटमेंट लिख देना, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो कॉल से शेयर फर्स्ट कॉल लिख देना, और सेकंड कॉल नहीं दिया तो सेकंड कॉल लिख देना, थर्ड भी हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो वही शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं प्रीमियम पे, एट प्रीमियम पे, तो प्रीमियम में दो केसेस होते हैं, दो सिचुएशन बनती है, ध्यान देना। दो सिचुएशन कौन कौन से होगी, एक प्रीमियम रिसीव्ड का और एक प्रीमियम इज नॉट रिसीव का केस बनेगा। प्रीमियम इज रिसीव्ड का मतलब है कि हम ऊपर वाली बिल्कुल पार वाली एंट्री चिपका देंगे, कुछ भी फर्क नहीं होगा। लेकिन प्रीमियम इज नॉट रिसीव के केस में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आता, डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि इतना पैसा लगाया गया था वो निकाल लिया गया, 100 रुपये निकाल लगाया गया, 100 रुपये हटा दिए गए, जब लगते हैं तो क्रेडिट और हटते हैं तो डेबिट। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्यों डेबिट किया, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये मैंने इनकम मानी थी 10 रुपये, और 10 रुपये इनकम मान के इसको क्रेडिट कर दिया था, लेकिन अब ये इनकम मिल ही नहीं रही है, तो वापस क्या हो जाएगा, ये इनकम हुई नहीं तो वापस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो प्रॉफिट हो तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, और कॉल से इन्वेस्ट सी होता है, ठीक है। 70 रुपये मिल गए, 40 रुपये नहीं मिले, ठीक है, 10 रुपये प्रीमियम के। चलिए आगे चलते हैं। फिर रेशो का केस आता है। रेशो के केस में हम लोग क्या देखते हैं, रेशो के केस में हम लोग देखते हैं रेशो तीनों चीजों पे हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ये पार है बच्चे, ठीक है, पार कर लेना, वाई को हटा के, तो वाई को हटा के पार हो जाएगा। रेशियो ऑफ शेयर्स एट पार, अब देखते हैं रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरफीचर एट पार। अगर पार पे हम लोग रेशियो कर रहे हैं तो सिंपल सी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आएगा और बिजनेस में पैसा लग जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम के केस में कुछ नहीं करना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर देना है, ये शेयर फॉरफिटेड नहीं होगा, यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल, तो सेम यही एंट्री चिपका देना उठा के, और शेयर फॉरफिटेड। लेकिन बात आती है जब फॉरफिटेड किए गए हैं, रीशू किए गए हैं रीबेट पे या डिस्काउंट पे, इसका मतलब ये है पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और जितने का नुकसान हो रहा है, जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूँ कि शेयर 100 रुपये के रीशू कर रहा हूँ, लेकिन पैसा सामने वाले से 90 रुपये ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है 10 रुपये का आपको लॉस हो गया।
अब ये जो लॉस होगा, इस लॉस का नाम कुछ और नहीं, फॉरफिटेड के नाम से लिखेंगे, क्योंकि ये फॉरफिट किए गए शेयर्स का लॉस है, इसलिए फॉरफिट किए गए प्रॉफिट से ही इसको खत्म करेंगे, इसलिए इसका नाम भी शेयर फॉरफिटेड के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी इसी नाम से था और लॉस भी हमारा इसी नाम से लिखा जाएगा। तो ये रीइश्यूड शेयर इनटू में पेड अप वैल्यू, रीइश्यूड शेयर इनटू में डिस्काउंट वैल्यू, रीइश्यूड शेयर इनटू में फेस वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो बच जाएगा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, कहीं ना कहीं तो रिजर्व में रखेंगे। तो जितना ही प्रॉफिट है उसको उठा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। यहां ध्यान दीजिएगा, फॉरफिटेड किया गया था तब हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब हम इसको उठा कर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ था, इसको उठा के जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है सर यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर कितना लेंगे, कितना प्रॉफिट लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रीइश्यूड शेयर अपॉन में फॉरफिटेड शेयर, और ऊपर जो प्रॉफिट हुआ था ना फॉरफिट करते समय, उसमें से लॉस को माइनस कर दिया जाता है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसी के साथ हम लोग अब आगे चलते हैं प्रोराटा पे। प्रोराटा क्या होता है, प्रोराटा के बारे में समझते हैं। इट मींस एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड देन एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन नेक्स्ट कॉल एंड देन दिस विल बी एडजस्टेड ऑन रिसीविंग सच कॉल। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आती है ना, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है, तो वही पैसा हम एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट कॉल पे। तो ये हमारा प्रोराटा कॉन्सेप्ट कहलाता है। प्रोराटा कुछ नहीं है, एक्सेस मनी को एडजस्ट करना ही प्रोराटा कहलाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, फॉरफीचर का मतलब ये है कि आपने एक्सेस मनी को एडजस्ट किया कहीं और फॉरफिट भी उसी शेयर पे कर लिया, तो वो बंदा कहेगा मैंने एडवांस तो दिए थे पहले वाले कॉल पे, तो फॉरफिट किए हैं, तो उस हिसाब से मेरे तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी गए हुए ना, उसको माइनस करने के बाद हमें कॉल से इनर्स निकालना पड़ता है। तो इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कैसे। देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक एप्लीकेशन है, 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई। सपोज 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, 10,000 शेयर्स के अलॉट किए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3,000 शेयर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए की, अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल जो है वो 4 रुपए, ये टोटल मिला दिया तो 10 रुपए हो जाते हैं। चलिए फेस वैल्यू पे शेयर इशू किया गया है। आगे देखते हैं, एक्सेस जो पैसा आएगा उसको एडजस्ट कर लेना अलॉटमेंट पे, ठीक है। अब मिस्टर एक्स एक बंदा था जिसने 120 शेयर के पैसे अलॉटमेंट मनी पे नहीं दिए। अच्छा, अप्लाई किया था, इसने अप्लाई किया था 120 शेयर के लिए, ना तो अलॉटमेंट पे पैसा दिया है ना तो फर्स्ट कॉल पे पैसा दिया है, और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखेंगे 15,000, ठीक है, अप्लाई इतने किए हुए थे, अलॉट कितने किए 10,000, 3,000 शेयर क्वेश्चन में लिखा हुआ रिजेक्ट कर दिए गए, तो रिजेक्ट को क्या कर देंगे हम लोग, नील शेयर देंगे, अलॉट करेंगे। तो 3,000 इंटू में 3 रुपये एप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देना। 12,000 शेयर बच गए, 12,000 वालों को 10,000 दिए गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो 2,000 का एक्सेस हो गया, 2,000 का एक्सेस आ गया, तो 2,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000 रुपये, हमारा एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 9,000 रुपये, ठीक है। तो 9,000 रुपये ये आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अप्लाइड शेयर कितना है। ध्यान से देखिएगा, अप्लाइड शेयर क्वेश्चन में कहा है 120 शेयर के लिए मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया। मिस्टर एक्स जो है वो 120 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, और ऐसे करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अलॉटेड शेयर कितना आ जाएगा 100। 100 में से 20 जाएगा, 120 जाएगा तो 20 शेयर बचेंगे, 20 शेयर के पैसे एक्सेस आ रखे हैं, तो 20 इंटू में 3 कितना होता है 60 हो जाता है। ये एक्सेस पैसा आया हुआ है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। एप्लीकेशन मनी 120 शेयर के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से 360 रुपये बन गई। ध्यान देना 360 रुपये एप्लीकेशन के पैसे आए, लेकिन उसको शेयर कितने दिए जा रहे हैं, 100 शेयर दिए जा रहे हैं। अलॉट कितने हैं 100 शेयर, तो 100 इंटू में 3, 300 बनते थे। कितने एक्स्ट्रा आ गए 60 रुपये, कितने एक्स्ट्रा आ गए 60 रुपये। 60 रुपये अगर एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इस 60 रुपये को क्या करें, कोई बात नहीं, अगली बार जब पैसा देगा तो उसमें से माइनस कर दियो।
तो अगली बार का पैसा जो है 100 इंटू में जब उसने 3 किया, क्योंकि अलॉटमेंट मनी जो है वो 3 रुपये, जैसे यहाँ पे देखो ये साफ साफ लिखा हुआ अलॉटमेंट मनी 3 रुपये, एप्लीकेशन 3 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू में 3 कर देंगे, अलॉटमेंट मनी 300 रुपये बनती है, 60 रुपये एक्सेस मनी ले रखा है, पहले से एडजस्ट कर रखा है, एडवांस दे रखा है, तो कुल मिलाकर 240 रुपये उस बंदे ने नहीं दिए होंगे। अगर हम उसकी नेट वैल्यू निकालें कि कितने पैसे नहीं दिए उसने, तो टोटल मिला के 240 रुपये बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नोट पेड निकालना आया, अलॉटमेंट पे कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। आप इसको चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है इक्विटी शेयर्स पे 100 रुपये के हिसाब से, और 25 रुपये एप्लीकेशन पे है, 40 रुपये अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे 35 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई 9,000 शेयर की। सर साफ साफ दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन अगर 9,000 की आई है तो यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कंपनी चाहे कितने भी शेयर ऑफर करे, लोग जितने के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही माने जाएंगे, तो 9,000 से ही सब कुछ होएगा गेम। आगे देखते हैं, सारे पैसे रिसीव हो गए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 100 शेयर के पैसे नहीं मिले और शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए। बाद में वही उसी शेयर में से 50 शेयर क्या करे री इश्यू किए गए 90 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये का लॉस हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं। एप्लीकेशन 90,000 की है, अलॉटमेंट 10,000 की है, तो भैया अंडर सब्सक्रिप्शन की है 9,000 ही लेके चलेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू दी हुई है, इशू वैल्यू जो है, एप्लीकेशन जो है वो आपके पास 25 रुपये की, या एप्लीकेशन वैल्यू है 25 रुपये, ठीक है, और अलॉटमेंट जो है वो 40 रुपये की है, ठीक है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और बाकी बच गए 25 में से 40 गया, 25 40 65, 65 में से बच गया 35, वो आ गया फर्स्ट कॉल, ठीक है, और उस पर 100 शेयर नहीं मिले। आगे देखते हैं, अगर उसने 100 शेयरों के पैसे नहीं दिए, किसने नहीं दिए, फर्स्ट कॉल वाले ने, तो 100 इंटू में 5 35 कर देंगे, 35 कर देंगे, 3500 रुपीज़ उसने नहीं दिए होंगे कॉल सीनियर से। चलिए एंट्री साफ साफ बात करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जब आएगा तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में हम लोग कहेंगे 9,000 शेयर है, 9,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी है, एप्लीकेशन मनी जो है वो 25 रुपये है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2,25,000 रुपये। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन वालों को लॉट कितने के हैं, सर बिल्कुल सेम ही वैल्यू आ जाएगी, सेम उठा के लिख देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में सेम ही होता है, ओवर में वो एंट्री होती है, अंडर में सिर्फ 2 एंट्री होगी कि भाई 9,000 के हिसाब से शेयर एडजस्ट दिए गए हैं, लिए भी उतने गए होंगे। अलॉटमेंट पे कितना होगा, 9,000 इंटू में 9,000 इंटू में 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3,60,000 रुपये। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर आएंगे हम लोग नीचे, और नीचे आते हैं तो पैसे रिसीव करेंगे, तो कोई एक्सेस मनी तो है नहीं, कोई नोट पेड भी नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा 3,60,000 रुपये, 360। आगे आता फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होने वाली है, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री जो होने वाली है वो होने वाली है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,15,000 रुपये रिसीव करेगा। कैसे जी, 35 इंटू में 9 कर दो तो ये 3,15,000 रुपये आ जाते हैं, ठीक है, 3,15,000 आ जाएगा। अब थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लेना, 3,15,000 में से 3500 माइनस कर देंगे, ये इतने पैसे नहीं मिले, तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगी ये नहीं आएगी, इधर आएगी 3,11,500, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इतना कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम शेयर फॉरफिट कर लें तो जितना पैसा है, यानी 100 शेयर फॉरफिट कर ले तो 100 इंटू में 100 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, इतना पैसा हटा देंगे। और कितने पैसे मिल चुके हैं, यानी एप्लीकेशन पे मिल गए हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिल गए हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिल गए होंगे, तो ये दोनों 65 रुपये हो गए, 65 आ गया। और जितने मिले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कॉल से नहीं है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने रीइशू किया है
50 शेयर इंटू में 90, तो 50 शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़ के हिसाब से 5000 बनते हैं। टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट में इतने चल जाएंगे और लॉस जो हुआ उसको डेबिट कर देंगे शेयर फॉरफिटेड के नाम से। अब यही प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो ये डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देख लीजिए वर्किंग। 50 शेयर इशू किए गए हैं शो शेयर में से, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ देखते हैं ऊपर। प्रॉफिट 6500 हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ ये रहा 6500, माइनस में से लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 500। चलिए दो काटा इसको, 2 3 6 2 3 6 2 2 4 3250, ये आ गया 2750 आ जाएगा माइनस करते ही। तो ये आंसर आपके सामने है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है क्वेश्चन करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए हैं। इशू ऑफ शेयर्स नो डाउट एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इग्नू के एग्जाम में आता है, चाहे वो इग्नू हो चाहे वो ड्यू हो, हर सिलेबस में ये क्वेश्चंस आ ही रहा है, ठीक है। तो इग्नू के एग्जाम में तो आया हुआ है, ठीक है, लास्ट से लास्ट 2 ईयर आया हुआ था, ठीक है। तो सभी के सभी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।